नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, जहां आज साय सरकार का दूसरा बजट कुछ ही देर बाद जनता के सामने होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज ये बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से विधानसभा में बजट भाषण शुरू होगा, जिसमें रोजगार, शिक्षा और हेल्थ पर राहत की उम्मीद इस बार जनता को है। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ का बजट आज होगा पेश और 1,60,000 करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर रोड मैप रखा जाएगा जनता के सामने और कोशिश होगी कि 2047 विकसित छत्तीसगढ़ की झलक इस बजट में दिखाई जा सके। हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार इस बजट के जरिए करने वाली है। लेकिन ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आम वर्ग को, क्या मिडिल क्लास को आज पेश होने वाले इस बजट से सरकार राहत दे पाएगी? क्योंकि इस बजट में कोई भी लोक लुभावने वादे नहीं होंगे, क्योंकि ये चुनावी बजट नहीं है। हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन बजट में क्या खास हो सकता है? मैतारी बंधन का दायरा सरकार बढ़ा सकती है। बड़े शहरों में को वर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई की सुविधा दे सकती है। बस्तर सरगुजा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े काम हो सकते हैं और शिक्षकों की भर्ती का ऐलान बजट में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें, तो इस बार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में जगह हो सकती है। साथ ही 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट जो अनुमानित है, इसमें जशपुर के लिए बहुत कुछ खास हो सकता है। इंडस्ट्री, टूरिज्म और बेरोजगारी पर भी फोकस इस बार के बजट में रहेगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खास फोकस हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि शिक्षकों को भर्ती का आप देखिए जिस तरह से ऐलान होना है, इसका भी इंतजार किया जा रहा था बजट के लिए। और अब देखना होगा कि आज बजट में शिक्षकों की भर्ती का ऐलान होता है, कॉलेज में सीटों में बढ़ोतरी होती है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, जिस तरह से आप देखिए इस बार के बजट से काफी उम्मीदें जनता को हैं। और जिस तरह से आप देखिए कि हाल ही में वित्त मंत्री ने भी ये कहा था कि इस बार बजट का दायरा भी बढ़ रहा है। ये बजट काफी ज्यादा प्रभावी होने वाला है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हर वर्ग को हम साधें। फिर चाहे आप देखिए एक दिन पहले हुए फैसले को ही आप सरकार के देखिए, जहां शराब को सस्ता किया गया, आबकारी शुल्क खत्म करने की घोषणा साय सरकार ने की है। शिक्षकों को भर्ती का इंतजार है। किसानों को और अधिक राशि मिले और अधिक सहयोग मिले, इसकी भी कहीं ना कहीं किसानों को आस होगी आज के इस बजट से। और चलिए, आज पेश होने वाले बजट को लेकर तमाम वर्ग उम्मीदें कर रहा है कि इस बजट में उन्हें शायद राहत मिल सकती है। लेकिन क्या कुछ खास हो सकता है? पक्ष इसे लेकर क्या सोचता है? विपक्ष इससे कितनी उम्मीदें कर रहा है कि ये बजट उन्हें शायद खुश करने वाला हो? एक्सपर्ट इस बजट को कैसे देखते हैं कि क्या ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास को और बढ़ावा देगा? चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवीण साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपसे अपडेट लेंगे, राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि आप देखिए अर्थशास्त्री हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखिए अजय चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा अब 25 साल की हो चुकी है और सिल्वर जुबली बजट इस बार पेश होने वाला है। जनता को तो उम्मीदें हैं, लेकिन आपने तो कई बजट इससे पहले देखे होंगे। इस बार क्या कुछ खास हो सकता है साय सरकार के दूसरे बजट में? अब बिल्कुल शुभांशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल से लेकर के भूपेश जी का कार्यकाल, साय जी का कार्यकाल, असंगठित क्षेत्र में जो लोग आते हैं, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, या फिर जिनके पास परमानेंट रोजगार नहीं है, इसका सारांश अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो सामाजिक सेक्टर, सोशल सेक्टर के ऊपर ये सरकारें निरंतर काम की हैं। और ये अच्छी भी बात है असंगठित क्षेत्र के लिए काम करना, क्योंकि संगठित क्षेत्र तो नॉमिनल यहाँ 3.5% है। लेकिन मूल बात यह है कि पिछला जो बजट था उसमें अनुमान राजस्व की प्राप्तियां रखा गया था 1,25,900 करोड़, और राज्य से जो प्राप्त होना था वो था 68,400 करोड़, और केंद्र से जो
राज्य का टैक्स है वो 44,000 करोड़ और अनुदान केंद्र सरकार देती है वो 13,500 करोड़, मतलब 57,500 करोड़। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कास्ट सरकार का जो रहा, पहला जो नितांत खर्च है, और नितांत खर्च में वेतन और भत्ते, इसमें गया है 34,956 करोड़, पेंशन में गया है 7,737 करोड़, ब्याज भुगतान में गया है 7,931 करोड़, टोटल उसी में पैसा निकल गया 50,624 करोड़। अब बजट प्रावधान किया गया था 1,25,900 करोड़ और तृतीय अनुपूरक बजट आया तो राउंड फिगर बैठता है 1,75,000 करोड़। तो यहां पर मैं असंगठित क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए पिछले बजट में 4 शब्द प्रयोग किया गया था। ज्ञान, जिसमें नारी भी था, युवा भी था, गरीब भी था, किसान भी था, और 10 पिलर की बात हुई थी। उसमें जो बजट प्रावधान हुआ और इसके अलावा पूंजीगत व्यय की भी बात हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो और दूसरी बात आ रही है प्रति व्यक्ति आय, इनकम जो है जया जी, उसमें जो वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि हुई है मतलब 13,948 करोड़ का अनुमान, प्रति माह 1,162 रुपया 33 पैसा और प्रतिदिन 38 रुपया 74 पैसा। तो मूल बात अब यहां पर यह है कि पहले से जो कह सकते हैं रनिंग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए तो राशि का प्रावधान करना है जी, लेकिन बजट का आकार अगर बढ़ता है तो क्या बोरोइंग किया जाएगा, क्या है, वित्त मंत्री जी जब विधानसभा के पटल पर रखेंगे सबसे तो बड़ा यह सवाल क्लियर होगा। चंद्राकर जी यही और तो जिस है ग्रोथ कि की बात अगर कही गई, बजट का दायरा आप बढ़ा रहे हैं, बजट को और बड़ा किया जाएगा, तो पैसा आखिर कहां से लाएगी सरकार? क्योंकि उसे खर्च भी तो करना होगा। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है हमेशा ही कि पिछले बार का जो बजट था वही अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। ये तमाम तरह के आरोप गंगवानी जी लगा रहे हैं ना, कांग्रेस। जी गंगवानी जी। नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूँ, प्रवीण जी से प्रश्न है। गंगवानी ये जी मुझसे आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि बजट पेश हो रहा है। हाँ, विपक्ष शिवांगी जी, में आप मैं हैं। स्पष्ट कर दूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य सरकार का जो बजट है वो 1 साल का सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है शिवांगी जी और जया जी, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो ये निर्धारित करता है कि आने वाले 1 साल में छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार छत्तीसगढ़ के किसान के लिए, छत्तीसगढ़ की महिला के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, क्या कार्य योजना है। हम तो ये विपक्ष के रूप में चाहते हैं कि जो पूरा बजट हो वो समृद्धि का बजट हो, ये वित्तीय अनुशासन का बजट हो, ये जन कल्याणकारी योजनाओं का बजट हो और छत्तीसगढ़ के आने वाले 1 साल के सुनहरे भविष्य का बजट हो। ये हमारे विपक्ष के रूप में दायित्व है कि सत्ता पक्ष बड़े बड़े दावे तो करता है लेकिन जब धरातल में उतारने की बात आती है तो लगातार वो सच साबित नहीं होते। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, पिछले बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने दावा किया था कि भैया जो जीएसडीपी है वो 5 लाख करोड़ है, इसको अगले 5 सालों में हम बढ़ा के दुगना मतलब 10 लाख करोड़ कर देंगे। मेरे छोटे ठीक है, मैं आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ। आपके पास एक बहुत बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर शिवांगी नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत आश्वस्त हैं, बहुत भरोसा है कि आज पेश होने वाला बजट छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद आएगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, रवाना हो रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसमें चर्चा की जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद सीधे 12:30 बजे करीब ये बजट विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। गंगवानी जी, अपनी बात पूरी करिए। है कि पिछले बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने ज्ञान की बात की थी। ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी की गई लेकिन पूरी तरह जुमला साबित हुआ। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये 4 वर्गों के हितों के लिए 1 साल में निर्णय लेने की बात की गई। इन्हीं के उसमें जो घोषणा पत्र था, इनके बजट में आज 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात की गई। मेरे मित्र यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता, क्या किसी भी एक कृषिहीन मजदूर को 1 रुपए दिया गया क्या? दूसरा महत्वपूर्ण बात, युवा को बात की गई। इनके घोषणा पत्र में दावा किया गया कि 5 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मतलब प्रतिवर्ष 20,000 युवाओं को रोजगार देने की बात थी। किसी एक युवा को रोजगार तो दिया नहीं गया। 3,000 सहायक शिक्षकों की लगी लगाई नौकरी को आप उनको हटा देते हैं। आज अन्नदाता से वादा किया गया
कि प्रति क्विंटल 31 रुपए दिया जाएगा, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा जाएगा और एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। लेकिन किसी किसान को 3100 देने के बजाय मात्र 2300 दिया गया। न किसी किसान से गिरदावरीपूर्ण डिबेट करके प्रति क्विंटल 21 नहीं खरीदा गया, न ही उनको एक मुश्त भुगतान किया गया। और जब महिलाओं की बात करूं, आप ही के चैनल पे लगातार मैं इस डिबेट में बोलता रहा हूं कि महिला को कहा गया कि 500 में सिलेंडर दिया जाएगा, क्या किसी एक भी महिला को सिलेंडर मिला? आज दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, महतारी वंदन का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाएं हैं, 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 700 करोड़ रुपए प्रति माह का लगेगा। एक साल का बजट होता है 8400 करोड़ रुपए। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बार के बजट में मात्र 3000 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि आवश्यकता थी 8400 करोड़ की। सीधा बजट के प्रावधान से दिख रहा है कि 60% से ज्यादा महिलाओं को ठगने की तैयारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लगातार दावे तो आप कर रहे हैं, न महतारी वंदन का 8400 करोड़ का प्रावधान था, न महिलाओं के सिलेंडर के लिए 1620 करोड़ का प्रावधान था। प्रधानमंत्री आवास का आप दावा करते हैं 18 लाख चलिए का, ठीक है यहाँ 36 लाख जो 18 मुझे लग रहा है सवाल ढेर सारे हो रहे हैं, अब जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी जवाब देंगे। प्रवीण जी, बजट लेकर आते हैं आप, लेकिन 1 रुपए किसी को भी नहीं देते हैं। जिस तरह से गंगवानी जी कह रहे हैं, ना किसानों को पैसा मिल रहा है, ना महतारी वंदन योजनाओं में आप महिलाओं को ठग रहे हैं, ना आपने जो आवासों की बात की थी उस पर आप खरे उतरे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपकी सरकार बजट पेश करने के बाद जनता को भूल रही है? भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और आज का दिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास में अद्वितीय दिन होगा। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश का रजत जयंती वर्ष हो है, और पिछले वर्ष जो बजट था वो इस प्रदेश के विकास की गाथा में एक नया आयाम साबित हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी हुआ कुछ दिनों पहले, और जनता जानती कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी सरकार का एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है, जो बताता है कि सरकार ने क्या काम किया। इस प्रदेश की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जहां राष्ट्र 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, या प्रदेश 60.5% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। ये प्रमाणित करता है कि चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में यह प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और रही बात, देखिए, सबसे पहले बात में वादा करना जो बताना चाहूंगा कि दिसंबर 23 में जब हमने सत्ता प्राप्त की थी, तब हमारे पास लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा विरासत में था। पिछले 5 साल जब सत्ता कांग्रेस के पास थी, 50,000 करोड़ का कर्जा लिया था, तो टोटल 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारे विरासत में था। उसके बावजूद अद्वितीय काम करना, किसानों के खाते में 3100 रुपए पहुंचाना, पात्र महिलाओं के खाते में, प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में अनवरत आज तक 1,000 रुपए महीना पहुंचाना, साथ ही तेंदी पत्ता के ग्राहकों को 5500 रुपए की दाना मानक दर से राशि पहुंचाना, भूमिहीन कृषि मजदूर को 10,000 रुपए देना, ऐसे अभूतपूर्व योजनाएं हैं जिसके माध्यम से जनता के हित में काम हुए हैं। और डीबीटी के माध्यम से टोटल अगर मैं कहूं सभी योजनाओं को मिलाकर लगभग करोड़ रुपए पहुंचे हैं, तो जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में बम्पर वृद्धि हुई है। और देखिए, जनता इसलिए बहुत खुशहाल है। ये बात कर रहे थे किसान की, मैं तो चुनौती देता हूं ना। देखिए, इनके खुद किसान नेता जिनके अगर खाते में टोटल अगर बात करें तो 31 रुपए पहुंचा है। हमने जो अंतर की राशि को एक मुश्त में दिया है, पिछले बार 12 मार्च 2024 को दिया था, इस बार फरवरी को हमने 25 में दे दिया है। तो निश्चित रूप से यह प्रमाणित होता है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, कांग्रेसी सभी नेता कह रहे थे कि भाई महतारी वंदन योजना का जो लाभ है केवल 2 से 4 महीने तक मिलेगा चुनाव के बाद। आज अनवरत अगर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से प्रत्येक महिलाओं के खाते में 1,000 पहुंच रहा है, तो महिलाएं इससे खुश हैं। और जिस प्रकार गंगवानी जी कह रहे थे ना कि पिछले बार के जो बजट को हमने जो उल्लेख किया था ज्ञान को, इस प्रकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ये जुमला कह रहे हैं, यही कांग्रेस की परिपाटी है कि निश्चित रूप से चाहे वो गरीब हो, युवा वर्ग हो, अन्नदाता हो, नारी का अपमान पहले भी कांग्रेस पार्टी करते आ रही थी, आज भी कर रही है। रही बात देखिए युवाओं के, यही बात देखिए युवाओं की बात कर रहा, तो देखिए 1 साल के भीतर 10,000 से अधिक सरकारी भर्तियां हुई है, चाहे आरक्षक भर्तियां हो, चाहे पीएचई विभाग के भर्तियां हो। अच्छा, गुस्सा मत करिए, सच सहने की क्षमता रखिए, सच सहने की क्षमता रखिए। देखिए, यही बात है। देखिए, इनके कार्यकाल में गड़बड़ी के चलते आज 33। मैं आती हूँ सर आपके पास, आती हूँ सर आपके पास, अजय गंगवानी जी, और आपके पास भी आती हूँ प्रवीण साहू जी। चर्चा इस पर हम करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए। राजनीति से इतर अगर समझने की कोशिश करें तो आम जनता आज पेश होने वाले बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। युवाओं की भी नजरें इस पर टिकी हुई है, महिलाओं की भी नजरें टिकी हुई है। हर गरीब तबके का व्यक्ति
आज शायद सरकार से उम्मीद कर रहा है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष नहीं है, चुनाव है नहीं, तो क्या वाकई में आम जन के लिए, आम लोगों के हितों के लिए उन्हें देखते हुए सरकार इस बजट में कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी घोषणा कर सकती है, या फिर ये माना जाए कि केवल ऊपर ऊपर का बजट जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ दिखाई देगा? मैं लौटूंगी सर आपके पास, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। पीड़ जी, आप थोड़ा सा आपकी सरकार से एक जवाब चाहूंगी, आप क्योंकि प्रवक्ता हैं, आप ज्यादा बेहतर मुझे समझा पाएंगे। अब तो 4 इंजन की सरकार प्रदेश में आपकी है, लेकिन राजस्व वसूली को लेकर लगातार विपक्ष आप पर हमलावर है, खास करके बड़े सेक्टर्स में, चाहे माइनिंग का सेक्टर हो, अन्य सेक्टरों में राजस्व की वसूली को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले बार के हम बजट की हम बात करें तो लगभग 22% बजट में वृद्धि किया गया और आदरणीय ओपी चौधरी जी ने उल्लेखित किया था कि 1% भी नया टैक्स का इंप्लीमेंटेशन या कहीं ना कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं था। तो निश्चित रूप से वित्तीय प्रबंधन हमारा ऐसा है कि जनता के पैसा का हम जनता के लिए सही उपयोग कर रहे हैं। पिछले सरकार की तरह नहीं कि जहां पर कागजों में काम होता था, यहाँ पर धरातल पर काम हो रहा है और पैसे का सही उपयोग हो रहा है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से हम राजस्व का सही उपयोग कर रहे हैं। और मैं जो बार बार कह रहा हूं कि देखिए, हमारे बजट में 22% की वृद्धि पिछले बार होना और बिना 1 रुपए का अतिरिक्त टैक्स इंप्लीमेंट किए बिना, ये दिखाता है कि अगर सरकारी पैसे का सही उपयोग करें तो जनता के हित में काम किया जा सकता है। वर्तमान में भी हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत सारे खर्चा हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अधोसंरचना पर व्यय, यानी कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में व्यय, रोड्स पर व्यय, नए नए अगर बिल्डिंग्स पे व्यय, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में ये विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो है इन्वेस्टमेंट हमेशा आने वाले भविष्य में जो है हमको रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। तो इस अच्छे काम से कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। और जब भी कोई अच्छा काम होता है, चाहे वो गरीब के क्षेत्र में हो, चाहे वो युवक के क्षेत्र में हो, चाहे अन्नदाता हो या नारी के क्षेत्र में, कांग्रेस को हमेशा आपत्ति रहती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो बार बार आपत्ति कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके कांग्रेसी नेताओं के खाते में 31 रुपए नहीं पहुंचा है? निश्चित रूप से पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे महिला कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी की जिनके खाते में आज भी 1000 रुपए पहुंच रहा है। तो देखिए, हम तो सम्मान पूर्वक उनको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, हमने कभी भेदभाव नहीं किया कि महिला चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा की है या किसी भी विचारधारा की है, हमने सबका सम्मान किया। लेकिन देखिए, इस विचारधारा का सम्मान करते हुए आज अगर हम बात करें तो देखिए, प्रत्येक क्षेत्र का हम बात करें तो हमारी पार्टी का एक विचारधारा है। अंत्योदय की हम बात करते हैं, यानी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की हम विकास की जो बात कर रहे हैं, वो आज परिकल्पना साकार हो रही है। जिस प्रकार 7.5% का ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या सेवा का ही क्षेत्र क्यों ना हो, प्रत्येक वर्ग का हम समावेश कर रहे हैं। और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में, सबका विकास हो रहा है। एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, रजिस्ट्री के लिए जब पहले क्या होता था, यदि संपत्ति में बंटवारा होता था तब 1.5% का शुल्क लगता था। हमने इस पीड़ा को समझा और आज केवल मात्र 500 रुपए में संपत्ति का बंटवारा आपस में हो रहा है। और तो और देखिए, लेकिन प्रवीण जी, चर्चा तो आपके विदेशी शराब पर घटाने वाले शुल्क को लेकर भी हो रही है। जिस तरह से कल बजट पेश होने से पहले ही सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, इस पर भी विपक्ष हमलावर। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं बहुत स्पष्ट रूप से आंसर देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, देखिए, अतिरिक्त आबकारी की दर के चलते अन्य राज्यों से यहां पर शराब की तस्करी होती थी। तो उस तस्करी के चलते जो निश्चित रूप से राजस्व का नुकसान होता था, उस नुकसान को कहीं ना कहीं बचाने के लिए और कह सकते कि शराब की जो निश्चित रूप से सही मात्रा जो सरकारी माध्यम से पहुंचे, इसलिए हमने तस्करी को रोक लगाने के लिए ऐसा व्यवस्था लेकर आई है। लेकिन देखिए, ठीक है, सरकार तस्करी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर रही है शराब की तस्करी ताकि रुक पाए प्रवीण साहू जी, लेकिन ये वही बीजेपी है ना जो पूर्व में विपक्ष में थी और शराबबंदी को लेकर खूब घेरा था आपने कांग्रेस को भी, लेकिन जब सरकार आपकी आती है तो फिर कोई निर्णय लिया नहीं जाता है। क्या कहेंगे गंगवानी जी? तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति होने के नाते आपकी भी तो कुछ आशा उम्मीदें होंगी ना, विपक्ष में रहने के नाते आप भी तो सरकार को कुछ बता सकते हैं कि आप ये फैसले ले सकते हैं, या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कम से कम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा अगर आप चाहते हैं कि हमारा राज्य आगे बढ़े। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया आपने। हमने एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका लगातार इन 15 महीने में उठाई है। चाहे सड़क से सदन की लड़ाई हो, कोई भी ऐसा मुद्दा
जो छत्तीसगढ़ की आम जनता से, छत्तीसगढ़ की महिला से, युवा से, गरीब से जुड़ा हुआ है, उसके लिए लगातार हम उनकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, भैया शराब पे राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लगातार शराबबंदी का दावा करती है। यही भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शराब से मिलने, मैं कंप्लीट करूं प्रवीण जी, शराब से मिलने वाली काली कमाई उसको बढ़ाने के लिए विदेशी शराब की कीमत को कम करती है। आते का शांति से सुन लीजिए, आज जब इनका पर्दाफाश होता है, शराब के नाम से राजनीति करने वाले लोग शराब की काली कमाई को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए गंगवानी जी और प्रवीण जी, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। बजट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो जनता भी उम्मीद कर रही है कि क्या हो सकता है उनके लिए बजट में। चलिए ठीक है, काली कमाई करते हैं। नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे आरोप मत लगाइए, आइडियाज दीजिए ना कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या किया जा सकता है। मोदी की गारंटीज पूरी करने वाला ये बजट होगा, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। लेकिन गंगवानी जी उससे इतर यहाँ पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले बजट में जो वादे किए गए थे वो आज तक जमीन पर नहीं उतरे हैं। और कुछ यही बात पीसीसी चीफ दीपक वैज भी करते हुए नजर आए हैं। गंगवानी जी क्या कहेंगे सर, आइडियाज तो दे दीजिए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। 2047 विकसित छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहाँ पर। मुझे बता दीजिए, क्या महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल रहा है? क्या मैतारी वंदन में 70% महिलाओं को ठगा नहीं जा रहा है? क्या 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मिल गए? क्या 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है? क्या दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजनाओं को क्या 10 रुपए वार्षिक दे रहे हैं? ये ठगने की तैयारी लगातार, ये चरित्र न केवल शायद सरकार का है, केंद्र की मोदी सरकार का यही चरित्र है। न 2 करोड़ रोजगार मिलते हैं, न 15 लाख आते हैं, न किसानों की आय दुगनी होती है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, न 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती है, न 100 स्मार्ट सिटी बनती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, आपके बंसल न्यूज के जो लोकप्रिय चैनल के दर्शक है, देखिए ओपी चौधरी ने 10 बड़ी बड़ी बातें की। मैं स्पष्ट रूप से पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। पिछले बार के बजट में ओपी चौधरी जी ने कहा 11 लोकसभा क्षेत्रों में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिक संस्थान बनेंगे। मेरे छोटे भाई बता दें कहां बना दिए इन्होंने। आज रायपुर में इन्होंने दावा किया कि डीकेएस हॉस्पिटल जो मेकारा हॉस्पिटल है उसमें एम्स की तर्ज पे 700 बेड का अस्पताल बनेगा। बता दीजिए कहां बना दिए। नई राजधानी में आईटी हब की बात की गई थी। पूरे छत्तीसगढ़ में बोले कि जो ई बसें चलेंगी, प्रधानमंत्री के नाम से योजना चालू की जाएगी। कहां ई बस चालू होगी बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उनका जवाब तो ले लीजिए। गंगवानी जी जवाब ले लीजिए, क्योंकि चंद्राकर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे। प्रवीण साहू जी बताइए सर, कहां क्या स्टार्ट कर दिया? पिछले साल के बजट को कितना धरातल पर लेकर आए आप? नियत नीति मंशा इनकी दिखती नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ के हर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ठीक है साहू जी। देखिए मैं कहता हूं, देखिए कांग्रेसी नेताओं का धरातल से कोई सरोकार नहीं है। सबसे पहली बात तो देखिए 3100 रुपए, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए जितने कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता इनके महिलाएं उनको भी मिल रही है, सबको मिल रहा है भाई। धरातल पर जाकर देखिए तो पता चलेगा भाई कोई नहीं ठगा जा रहा है। और रही बात देखिए जो बार बार मेकाहारा की कह रहे हैं, देखिए पहली बात मैं कह रहा हूं कि धरातल पर रहते तो धरातल की जानकारी होती। 700 करोड़ का काम 7 दिन में नहीं होता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 से 3 साल संयम रखिए, समय लगता है। 700 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, यही अर्थव्यवस्था है कि कितनी विकास का काम का विरोध कर रहे हैं। 17 लाख गंगवानी जी मेरी बात तो सुनिए। जब आप सवाल कर रहे होते हैं तो प्रवीण जी सुन रहे होते हैं, आप भी पहले जवाब तो सुन लीजिए। कुछ नहीं होता है, हवाबाजी पूरी तैयारी से आए आप। किसानों को जाकर देखिए, आज किसान खुश है कि 31 रुपए मिल गया है। महिला खुश, प्रवीण जी को सुन तो लीजिए गंगवानी जी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदारी हो रही है। और तो देखिए हमने जो वादा किया था पूरा वादे पूरे हो सके। अजय चंद्राकर जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए पूछ लीजिए, जो नालंदा परिसर का एक्सटेंशन सभी जिलों में हो रहा है। ठीक है अजय चंद्राकर जी से जवाब ले लेते हैं, बहुत देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी, 2047 को लेकर ये छत्तीसगढ़ के बजट की तैयारी की जा रही है कि विकसित छत्तीसगढ़ की झलक इस आज पेश होने वाले बजट में दिखाई देगी। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि रोजगार के मामलों में छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों के कंपैरिजन इतना आगे नहीं है। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स की स्थिति भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी नहीं है। सो रोजगार देने की बात सरकार करती है, लेकिन उस दिशा में कदम क्या क्या उठाए गए हैं अभी तक? और हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है उसमें मैं देख रही हूं कि पिछले बार के मुकाबले 9.37% की बढ़ोतरी का अंदेशा वित्त मंत्री जताते हैं। कैसे? ये प्रश्न मुझसे है क्या जया जी? जी चंद्राकर जी आपसे ही है। जी अजय जी जी देखिए जया जी,
विकसित 47 जो बात चल रही है उसके लिए दो काम करना पड़ेगा। ग्रोथ को कम से कम 11% रखना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार का हो या समस्त राज्य सरकारों का, और प्रति व्यक्ति आय $14,000 होना चाहिए। और आज हमारा प्रति व्यक्ति आय है $2,050। विजन अच्छा है, उसके लिए एफर्ट करना है। रही बात राज्य के राजस्व की प्राप्तियों की, चर्चा यहाँ हो रही थी, तो स्वयं का राज्य का जो जीएसटी है उससे 17,446 करोड़ रुपया, एक्साइज से 11,000 करोड़ रुपया जया जी, वेट और सेल टैक्स से 9,960 करोड़ रुपया, बिजली शुल्क 5,000 करोड़ रुपया, स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन 2,800 करोड़ रुपया, वाहन से 2,200 करोड़ रुपया और भू राजस्व से 1,200 करोड़ रुपया। तो प्रत्येक राज्य सरकारों के इनकम का एक लिमिटेशन है। और जब से सेंट्रल जीएसटी आया है, मूल बात यह है कि यहाँ पर जिस जीएसडीपी की बात हो रही उसके भी दो प्रकार हैं जया जी। एक है स्थिर जीएसडीपी और दूसरा है मूल्य आधारित जीएसडीपी। तो यहाँ पर आज जब ग्रोथ की वास्तविक परसेंटेज आएगी, ग्रोथ के साथ दो प्रकार की बात और जुड़ी हुई जया जी, वो है सेंट्रल का इन्फ्लेशन और स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन। इसको उसमें माइनस करोगे तो वास्तविक ग्रोथ ये होता है जो आता है। तो यहाँ पर मूल बात है सामाजिक क्षेत्र पे, असंगठित क्षेत्र पर, विभिन्न योजनाओं के ऊपर सरकार जो फोकस की है उसमें और क्या गुंजाइश बनती है। लेकिन रीपेमेंट का और इंटरेस्ट पटाने का ये भी दौर है। और हमें यह भी स्मरण है, वित्त मंत्री जी के लिए बड़ी चुनौती है। 1,25,900 करोड़ का प्रावधान था, तीसरा अनुपूरक बजट के बाद वो 1.25 लाख करोड़ पहुंच रहा है। तो आज सदन के पटल पर वित्त मंत्री जी किस तरह से पूंजीगत व्यय के ऊपर जानकारी देंगे, क्या वहां से पैसा बचा या प्रावधान बजट में हुआ वो कुछ जगह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, या लीकेज को कहाँ कम किया गया। और मैं जो बतलाया आपको 50,624 करोड़ रुपया इस्टेब्लिशमेंट कास्ट में जा रहा है जी, उस कास्ट में क्या सरकार कुछ कटौती करेगी? निश्चित तौर पर वही देखने वाली बात है। चंद्राकर जी, आप बने रहिएगा।